आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। युद्ध के मुहाने पर बैठे मिडिल ईस्ट में रह रहकर बारूद की चिंगारी भड़क उठती है। 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए युद्ध में अब तक 61,000 लोग काल के गाल में समा चुके हैं। गाजा भुखमरी के मुहाने पर पहुंच चुका है। पहले से ही नर्क बन चुके गाजा में, ना पानी है, ना बिजली है और ना वहां पर दवाइयां हैं। अब तो आलम बस ये हो चुका है कि खाने के भी लाले पड़ने लगे हैं। बीते दिन इजरायली हमले में 30 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई और ये सब कुछ तब हुआ जब वो खाने के लिए इंतजार कर रहे थे, जब उन तक खाना पहुंचना था। खाने के सामान लिए शेल्टर होम के बाहर ये सभी इकट्ठा थे कि तभी हुआ एक और बड़ा हमला। इजराइल का जोरदार हमला, आईडीएफ के हमले से गाजा दहला। नेतन्याहू का खतरनाक प्लान, फिलिस्तीन का होगा काम तमाम। मिडिल ईस्ट में जंग की आग, भुखमरी के कगार पर गाजा। भूख से तड़प रहे लोगों की लंबी कतार, लोग सिर्फ खाने का इंतजाम करने निकले थे। लेकिन शायद ही उनको इस बात का इल्म होगा कि नियति ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। शायद ही उन मजलूमों को इस बात का एहसास होगा कि उनकी थालियों में रोटियों की जगह मौत परोस दी जाएगी, गोलियों से उन्हें छलनी कर दिया जाएगा। ऐसा ही एक भयावह मंजर जंग से जूझते गाजा की जमीन पर देखने को मिला है, जहां भूख से तड़प रहे लोग खाने के इंतजाम के लिए निकले थे, लेकिन उनका काम तमाम हो गया। मौत उनके लिए ऊपर से कहर बनकर टूट पड़ी। गाजा तो पहले ही नर्क बन चुका है, न पानी, न बिजली, न दवाई। अब तो आलम यह है कि खाने के भी लाले पड़ने लगे हैं। लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। जंग की आग से जूझ रहे फिलिस्तीन के लोग खाने के सामान और राहत सामग्री के लिए जमा हुए थे, लेकिन अचानक हुए धमाकों ने पूरे माहौल को ही हिलाकर रख दिया है। गाजा में भोजन की तलाश में सहायता केंद्र जा रहे फिलिस्तीनियों पर इजराइल की ओर से गोलाबारी की गई। इजराइल हमले में कम से कम 30 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। मारे गए लोगों में से ऐसे लोग भी शामिल हैं जो टेंटों में शरण लेने जा रहे थे। कि सैनिकों के लिए खतरा पैदा होने पर हवाई फायरिंग की गई थी, किसी को निशाना बनाकर गोली नहीं चलाई गई। इससे एक दिन पहले यमन के यहूदी विरोधियों ने इजराइल के तेल अवीव पर ड्रोन से हमला किया था, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। इन हमलों के बीच दुनिया की प्रमुख खाद्य संकट एजेंसी द्वारा गाजा शहर में भुखमरी की पुष्टि की गई। इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्वालिफिकेशन यानी आईपीसी की रिपोर्ट में बताया गया है कि गाजा की 1/4 आबादी भीषण भूख का सामना कर रही है और नौबत इतनी खराब है कि ये मौत के कगार पर पहुंच गई है। हालांकि गाजा में इस रिपोर्ट को झूठा बताते हुए खारिज कर दिया गया। इजराइल ने आरोप लगाया है कि हमास खुद बंधकों को भुखमरी की स्थिति में रख रहा है। तकरीबन 2 साल से मिडिल ईस्ट में जंग की आग भड़की हुई है। गाजा युद्ध में 2 बार युद्ध विराम लग चुका है, लेकिन इजराइल ने 2 बार युद्ध विराम तोड़कर भयानक कार्रवाई की। तमाम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और देशों के विरोध के बाद भी इजराइल का हमला नहीं रुक रहा। इजरायली हमलों में अब तक 60,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। गाजा में गोलियों और बमों के साए में इंसानियत की पुकार दबती जा रही है। इंसानियत शर्मसार हो रही है।
हर दिन सैकड़ों लाशें, उन लाशों के ढेर पर मातम मनाया जा रहा है। और हर बीतते दिन के साथ ही वही सवाल, कब तक निर्दोष लोग युद्ध की आग में जलते रहेंगे? आखिर कब तक निर्दोष लोगों के खून से मिडिल ईस्ट की धरती लाल होती रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। जो हालात अभी बने हुए हैं उनमें सुधार की गुंजाइश कम ही नजर आती है। जरा सोचिए कि खाने लेने के लिए अपनी लाइन में लगे हुए लोग, और फिर ऐसे में अचानक से हमला हो जाए। इससे पहले भी ऐसी कई दिल को कचोट देने वाली तस्वीरें गाजा से सामने आ चुकी हैं। मेरे साथ में बात करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। साथ ही साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत। राजन कोचर सर, जो गाजा में हालात बने हुए हैं वो वाकई दिल को दहला देते हैं। इसमें महिलाएं हैं, इसमें छोटे छोटे बच्चे शामिल होते हैं, और वो तस्वीरें आंखों से देखी नहीं जाती। हाँ, आईडीएफ का या फिर इजराइल का अपना लॉजिक हो सकता है, लेकिन क्या ये इसी तरीके से चलता रहेगा? डेटा बता रहा है कि 61,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं अब तक। धन्यवाद रचना जी, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा अपने चैनल पर रेज किया है। देखिए, एक अगर यूएन एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और एक फैमिन अपना डिक्लेयर करती है तो उसका एक क्राइटेरिया है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानना। क्राइटेरिया ये है कि 30% जो पूरी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन का 30% लोग अगर मैल न्यूट्रिशन और खाने के लिए नहीं है और पीने के लिए नहीं है, अगर वो अफेक्टेड होते हैं तो उस कंट्री में एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस डिक्लेयर या एक फैमिन अपना डिक्लेयर करनी पड़ती है। और दूसरा इस क्राइटेरिया है कि 20% जो बच्चे हैं, जो आपके 30% जो बच्चे हैं आपके, जो 5 साल से कम उम्र के हैं, अगर उनको खाने के लिए नहीं मिलता है, तो अगर हम पहले वाला क्राइटेरिया की बात करें जो 20% पे है, उस क्राइटेरिया में आप समझ सकते हैं कि गजा में आज 4 लाख लोग हैं। अगर हम उसकी पॉपुलेशन 20 लाख अपना लेते हैं गजा की, तो 4 लाख लोग हैं जो फैमिन से अफेक्टेड हैं। अब ये डिक्लेयर करने के बाद यूनाइटेड नेशंस ने जो ये अपने डिक्लेयर किया, इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है? अब आप देखिए कि 147 कंट्रीज आज की डेट में पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज करती हैं। यूएन में 193 कंट्रीज हैं, और 6 और कंट्रीज ने अनाउंस किया कि सितंबर में वो पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज करेगी। पर क्या हुआ? 147 कंट्रीज अगर आप एक पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज करती है, तो पैलेस्टीनियंस के साथ आज कौन खड़ा है? हम मानते हैं हमास ने गलत काम किया, 7 अक्टूबर को जो उसने किया उसको करना नहीं चाहिए था, पर उसकी जो सजा वो इतनी हो चुकी है कि अभी आप देख रहे हैं कि पहले इजराइल के प्रति सहानुभूति थी, देश इजराइल का साथ कर रहे थे। अब आपने जैसे बताया कि 61,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। आज इसके बाद मुझे लगता नहीं है कि इजराइल के सपोर्ट में यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा कोई भी देश आ रहा है। जो एलाइज भी हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, ये सारे देशों ने अपनी ओपन स्टेटमेंट्स दी हैं, इजराइल के विरुद्ध एक सीज फायर की मांग कर रहे हैं। हाँ। और यूनाइटेड स्टेट्स का जो एक स्टैंड है उसको ये काउंटर कर रहे हैं। तो आने वाले वक्त में ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा हमको देखना कि ये जो यूएन ने डिक्लेयर किया है, इसका इजराइल के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, और इसका यूएस के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। एक स्टेटमेंट कल यूएस से आई है जो इस चीज को, इसको यूएन की स्टेटमेंट को एक्सेप्ट नहीं करती या उसके एक्चुअली साथ मेल नहीं खाती है। तो अगर यही पॉलिसी यूनाइटेड स्टेट्स की रही, और यूनाइटेड स्टेट्स का जो प्रेसिडेंट है ट्रम्प, वो एक यूएन पीस प्राइज की तरफ जा रहा है, और अगर वो
जो उसके एक्शंस ऐसे हैं कि एक सीज फायर की जो बातचीत मिस्र में चल रही है, जिसमें कतार भी है, यूएस भी है और हमास भी शामिल है, इजराइल भी शामिल है, ये उस बातचीत का कोई आउटकम नजर नहीं आ रहा है। तो एक चीज बहुत साफ हो जाती है हमको कि यूनाइटेड स्टेट्स इजराइल के साथ दोनों ने मिलकर स्ट्रेटजी बनाई है कि हमने सीज फायर नहीं करना है। हाँ। हमने गजा को पूरी तरीके से ऑक्यूपाई करना है। आज 75% लेकिन गजा ऑक्यूपाई करने है। के लिए भी वहां पर जो सिचुएशन है उसमें ऑक्यूपाई करने जैसा बचा भी क्या? जगह जगह तबाही बर्बादी के निशान नजर आ रहे हैं, जगह जगह जो शव हैं वो बिखरे हुए नजर आते हैं, घायल लोगों को ले जाते हुए लोग आनन फानन में नजर आते हैं और ये तस्वीर बड़ी डरावनी लगती है। यूके देवनाथ सर, जो अभी राजन कोचर सर ने कहा कि इजराइल को मैक्सिमम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और सिर्फ एक सपोर्ट के आगे इजराइल कहां तक जाएगा। हमने तो वो तस्वीरें भी देखी हैं, हमने तो वो खबरें भी देखी हैं जब गाजा में चारों तरफ बर्बादी थी, तबाही थी। माना कि हमास ने गड़बड़ की, माना कि हमास ने जो गुनाह किया उसकी माफी नहीं हो सकती और हमास का खात्मा जरूरी है, लेकिन जो बेगुनाह मारे जा रहे हैं वो क्या यूं ही मरते रहे और दुनिया आंखें मूंदे बैठी रहे? जी हाँ रचना जी, इजराइल में हो ये रहा है कि लोग भुखमरी के शिकार हैं और एक्सट्रीम स्टारवेशन से गुजर रहे हैं। वहां पर जो अलग अलग एनजीओज हैं, इंटरनेशनल एनजीओज, उनके अनुसार हर 5 घर में से एक घर में आज दोपहर को खाने के लिए कुछ नहीं है। वहां मेल न्यूट्रिशन इतनी ज्यादा है कि एक बच्चा जो है 1/3 चिल्ड्रन, यानी हर 3 में से एक बच्चा जो है उसका जो बॉडी मेजरमेंट है वो दिखा रहा है कि वो ग्रॉसली अंडर मेल न्यूट्रिशन से सफर कर रहा है। तो जैसे आंकड़ा ये कहते हैं कि एक बच्चे को ग्रो करने के लिए कम से कम दिन में 2000 कम से कम कैलोरी मिलना चाहिए और आकलन ये है कि उनको दिन में ऑन एवरेज कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, एवरेज 800 कैलोरी मिल रही है दिन की। हर रोज गजा में करीबन 8 से लेकर 16 लोगों की मृत्यु इसलिए हो रही है। कोई बीमारी नहीं है, कोई इंजरी नहीं है, सिर्फ ये है कि उन्होंने पिछले 7 दिन से 15 दिन से खाना नहीं खाया या जो भी खाया है वो न्यूट्रिएंट वाला खाना नहीं था, जो मिला वो खा लिया तो उनकी मौत हो गई। कईयों को तो मिल भी नहीं रहा, यूके देवनाथ सर, कईयों को मिल भी नहीं रहा। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें समझ नहीं आता, वो रेत उठाकर खा रहे हैं, मिट्टी उठाकर खा रहे हैं, उनकी पसलियां झांकने लगी हैं, मांस कम होता जा रहा है। मतलब ये तस्वीरें दुनिया को देखनी चाहिए और इजराइल के सपोर्ट में जो खड़े हैं वो तो और ज्यादा देखें। रचना जी, हो ये रहा है कि इजराइल के सपोर्ट में कोई भी नहीं है अमेरिका के अलावा। यूरोपियन कंट्रीज, चाहे आप इटाली, स्पेन, नॉर्वे, हॉलैंड, सबकी बात कर लीजिए, सभी जगह इजराइल के विरुद्ध एक लहर है। इन सब देशों ने इजराइल पर छोटे छोटे प्रतिबंध लगाए हैं लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा है। जहां तक फूड एड की बात है, यूनिरवा जो है, यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजीज वेलफेयर एजेंसी, उसको वहां काम नहीं करने दिया जा रहा। शुरुआती दौर में अगर हम देखें 7 अक्टूबर 2023 के पहले हर रोज 500 ट्रक एड जाती थी गजा में, जिसमें से 350 ट्रक होते थे फूड हर रोज और 150 ट्रक होते थे तंबू, मेडिसिन, इस तरह की चीजें। तो लेकिन अगर आप आज देखें हर रोज कितने ट्रक इजराइल परमिट कर रहा है गजा में घुसने के लिए, करीबन 70 से 80 पर डे। अब जो आसपास के मुस्लिम देश हैं वो लिप सर्विस कर रहे हैं। कोई भी मुस्लिम देश, चाहे वो जॉर्डन के किंग हो, मिस्र में अल-सीसी हैं, कोई भी दबाव नहीं डाल रहा है इजराइल के ऊपर कि वो बॉर्डर खोलकर एक दिन में 300, 400, 500 ट्रकों को अंदर जाने दे। हाँ, एक सिंबॉलिक हवा से ड्रॉप कर देते हैं कुछ खाना, लेकिन वो तो ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। तो कुल मिला के बात यह है कि जब तक वर्ल्ड कम्युनिटी इजराइल के खिलाफ एकजुट होकर दबाव नहीं डालती है, तब तक इजराइल और अमेरिका, बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ तो आवाज उठती रही। आप कह रहे हैं कि इजराइल के सपोर्ट में सिर्फ अमेरिका नजर आ रहा है और कोई नजर नहीं आ रहा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट तक भी मामला पहुंच गया। बेंजामिन नेतन्याहू और उनके फैसलों को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाने लगा, लेकिन नतीजा तो कुछ नहीं हुआ। राजन कोचर सर, और नतीजा अगर इतने क्रिटिसिज्म के बाद भी नहीं है तो फिर होगा क्या? अब
क्या इसी तरह तबाही मचती रहेगी? क्या इसी तरह बेगुनाहों की जान जाती रहेगी? क्योंकि इससे पहले जो भी एक्सपर्ट्स हमारे साथ में जुड़ते रहे, इनफैक्ट आप दोनों का भी ये सोचना है कि हमास जड़ से खत्म हो जाए, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। हो सकता है हमास के कुछ लड़ाके वहां पर मारे जाएं, लेकिन हमास तो विचारधारा है ना, उसे खत्म कैसे किया जाएगा? तो बेंजामिन नेतन्याहू फिर इसी तरीके से नरसंहार करवाते रहेंगे क्या? देखिए रचना जी, ये बात तो बिल्कुल एक रियलिटी है कि आप हमास को नहीं ख़त्म कर सकते। तो अगर आप एक ऐसी स्ट्रैटेजी पे चल रहे हैं, इसराइल जो जिस स्ट्रैटेजी पे चल रहा है कि हम हमास को ख़त्म कर देंगे, तो वो शायद मुमकिन नहीं है। क्योंकि एक इतनी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, एक इतनी स्ट्रॉन्ग इस मिलिट्री जो है, मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। इसको इतनी स्ट्रॉन्ग जो मिलिट्री जो है वो 2 साल में हमास को नहीं खत्म कर पाई, तो आप इसको कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी हमास इसमें खत्म हो जाएगा? क्योंकि जो दावा इजराइल ने किया है कि 30,000 लड़ाकू मारे गए हैं, तो 30,000 और भी भर्ती हो गए। तो अगर आप सोचते हैं कि आपने एक स्ट्रेंथ उनकी कम कर दी है, या उसका जो आपने जो दबदबा आपने उसको खत्म कर दिया, तो वो आपकी एक्चुअली गलत फहमी है। और इसीलिए मैं मानता हूँ आने वाले वक्त में आप देखेंगे ये एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी है इसराइल की। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अभी ईरान बहुत बड़ा एक रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता पैलेस्टीनियंस का वर्ल्ड सपोर्ट बढ़ता जा रहा है और इसराइल आइसोलेट होता जा रहा है। और अगर ये एक लॉन्ग टर्म में अगर हम इसको देखें, ठीक है, शॉर्ट टर्म में आपने हमास को जितना भी खत्म कर दिया, आपने कैप्चर कर दिया, आपने गजा का अपना कंट्रोल भी ले लिया, तो ये उसके आगे इसको क्या होगा जब आपकी जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी आपकी फेल होगी? क्योंकि ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स है, हजबुल्ला हो गया, हमास हो गया और हाउथीज हो गया, ये रीग्रुप होंगे और इसको ईरान मदद करेगा इनको रीग्रुप करने के लिए। और इसको वही हमारा एक्चुअली कंसर्न है, क्योंकि अगर ये रीग्रुप होते हैं तो आप देखेंगे 6 महीना 1 साल शांति होगी, उसके बाद फिर से ये जो आपकी इंस्टेबिलिटी गजा में एक्चुअली शुरू हो जाएगी और एक परमानेंट सिरदर्द इजराइल के लिए रहेगा। और दूसरा, जिस तरीके से डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही है इजराइल में आज रोज, जेरूसलम में, टेल अवीव में और वेस्ट बैंक का जो आपकी सिचुएशन है कि आपने 22 वहाँ पे सेटलमेंट्स 10 साल के बाद इजराइल ने अप्रूव किया है वेस्ट बैंक में 22 सेटलमेंट। इसका साफ इंडिकेशन है कि आप एक 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ नहीं जाना चाह रहे हैं और आप एक यहाँ पे इंश्योर करना चाह रहे हैं कि गजा भी आपके पूरे कंट्रोल में, वेस्ट बैंक तो है ही आपके कंट्रोल में। तो इसका मतलब आप आने वाले वक्त में पैलेस्टीनियंस को कोई आइडेंटिटी नहीं देना चाहते हैं। और अगर ये सोच है आपकी, जो इसको लग रहा है मुझे, जो इनके पॉलिटिकल लिक्विड जो इनकी मेजॉरिटी की पार्टी है गवर्नमेंट में, आने वाला इलेक्शन है अगले साल, तो ये इलेक्शन में मुझे लगता नहीं कि ये पार्टी वापस आएगी, क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट्स अलग चल रहे हैं, लोग लड़ाई नहीं मांगते और जो इकोनॉमी है इजराइल की वो बहुत ही खराब हो चुकी है, जॉब्स नहीं है। और अभी जो 60,000 रेजर्विस्ट को बुलाया गया इजराइल ने इसको गजा की लड़ाई के लिए, वो सामने नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब एक चीज आपको साफ इंडिकेशन है कि लोगों की ओपिनियन के अगेंस्ट नेतन्याहू काम कर रहा है, अपने लोगों के ओपिनियन के अगेंस्ट। और यूनाइटेड स्टेट्स में भी इसकी सहमति नहीं है। जो आम लोग अगर आप उनसे पूछिए तो वो इस यूएस की जो स्ट्रेटजी है जिसमें वो हथियार और आर्म्स एमुनिशन इजराइल को दे रहा है, वो उससे सहमत नहीं है। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये इजराइल के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है। इजराइल के लिए प्रॉब्लम बनेगी वो बात की बात है, लेकिन अभी जो हालात हैं और ये बड़े दिल को कचोट देने वाली खबर है यूके देवनाथ सर, गाजा जहां पर चारों तरफ मौत पसरी हुई है, ये जो फिलिस्तीनी थे ये जा रहे थे सुरक्षित टैंक्स की तरफ कि हमें शेल्टर होम में जाकर पनाह मिल जाएगी, या खाने की तरफ जा रहे थे, और जब निकले अचानक से शनिवार को बड़ा
हमला हुआ जिसमें 25 कम से कम 25 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर है। इन सभी के बीच दुनिया की प्रमुख खाद्य संकट एजेंसी है जिसने गाजा को ये बताया है कि कैसे वो भुखमरी की कगार पर है या भुखमरी वहां होने की पुष्टि कर दी है। अगर यूएन ये कह रहा है कि भुखमरी है, अगर दुनिया इन तस्वीरों को देख रही है कि बेगुनाह लोगों की जान जा रही है, छोटे मासूम बच्चे, दूध पीते बच्चे या फिर महिलाएं, ये तो कहीं से कहीं तक भी सही नहीं ठहराया जा सकता। बेंजामिन नेतन्याहू के दिल दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? एक तो होता है कि कब्जा करना है, हमला करना है, यहाँ बचा क्या तबाही के अलावा? रत्ना जी, बेंजामिन नेतन्याहू का जो साइकोलॉजिकल प्रोफाइल है वो हमेशा से ही एक मिलिट्री जनरल वाला रहा है, जहां वो हर चीज का सॉल्यूशन जो है वो हथियार के बल पर चाहते हैं। नेगोशिएशन नाम की जो चीज है, कूटनीति, डिप्लोमेसी, शायद वह उसके साथ फेमिलियर नहीं है। उनको सबसे आसान यही लगता है कि इजराइल की एयरफोर्स को भेज दो, बॉम्ब गिरा दो, ड्रोन भेज दो, बॉम्ब गिरा दो, रॉकेट से फायर कर दो। अभी इजराइल की आईडीएफ की ओन इंटरनल रिपोर्ट जो है, उन्होंने कहा है कि 83% जो आईडीएफ के हमले में मारे जाते हैं वो सिविलियंस होते हैं। यानी 100 लोग अगर मारे गए हैं उसमें से मात्र 17 आप समझिए कॉम्बेटेंट हैं, यानी हमास के लोग हैं एकदम, और 83 जो हैं वो सिविलियंस हैं। हाँ। तो ये आंकड़ा तो दुनिया में किसी भी युद्ध में हमने कभी नहीं सुना। भारत और पाकिस्तान की जंग हुई है, और फौज के कुछ एथिक्स भी तो होते हैं ना, मतलब वो देखें महिलाएं बच्चे सामने हैं, मतलब हमास को खत्म करने के लिए क्या आंखें मूंद लेंगे? मतलब आईडीएफ के कोई भी एथिक्स बाकी नहीं है क्या? या फिर बेंजामिन नेतन्याहू इतना आंख बंद करके आदेश दे देंगे कि जाओ कत्लेआम मचा दो? जी हाँ, ये तो सरेआम जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन है। बेंजामिन नेतन्याहू इसलिए इस तरह के हमले कर रहे हैं क्योंकि उनको रोकने वाला कोई नहीं है। इजराइल की जो पार्लियामेंट है, नेसेट, वहां पर उनकी लिक्विड पार्टी तो माइनॉरिटी में है, तो वो पावर में कैसे हैं? पावर में वो हैं एक्सट्रीम राइट विंग जो ज्यूज पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके सपोर्ट से वो पावर में है। तो सत्ता में टिके रहने के लिए उन्हें इन बहुत ही राइट विंगर्स की बात सुननी पड़ती है। और ये जो ज्यू पार्टी हैं, ये किसी भी हालत में गजा के अंदर या इजराइल के अंदर फिलिस्तीन के लोगों को रहना नहीं देना चाहती हैं। इन एक्सट्रीम राइट विंग ज्यूज पार्टी का एक ही मकसद है कि पूरा का पूरा इजराइल, जिसमें कि वेस्ट बैंक भी शामिल है, गजा भी शामिल है, सिर्फ और सिर्फ ज्यूज लोगों के लिए होगा। मुझे तो हैरानी हुई इजराइल के जब कुछ सिविलियंस हमारे साथ में जुड़े थे तो वो भी ये कहते थे कि नहीं, इजराइल का कुछ नहीं होगा। ये जो हमले हो रहे हैं उनको लेकर एक तरीके से फेवर में लोग नजर आए, और ये भी बड़ी दिल दुखाने वाली बात थी। आप कह रहे हैं राइट विंगर्स ऐसा चाहते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस वक्त चुनावी मैदान में उतरे थे राजन कोचर सर, तो उनके जरिए भी बड़े दावे किए गए थे। अलग अलग जो देश युद्ध के मुहाने पर हैं या युद्ध की स्थिति में हैं, उनकी तरफ से बड़े दावे किए गए थे, सीज फायर होगा, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, युद्ध रोक देंगे। कहाँ गए वो दावे, और कैसे फिर सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल का? देखिए, ट्रंप को अगर आप देखें तो वो एक ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट है। वो हर एक चीज को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, बिकॉज वो एक बिजनेसमैन है। अब गजा की जो अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, तो ट्रंप ने, आप जानते हैं कि कुछ देर पहले अनाउंस किया था कि मैं यहाँ पे एक रिजॉर्ट बनाऊंगा। अच्छा, दूसरा एक और जानकारी है कि हाइफा पोर्ट जो है, अब ये पूरा जो आपका मेडिटेरियन सी है, ईस्ट मेडिटेरियन, यहाँ पे ऑयल और गैस रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं। और एक रिपोर्ट है यूएन की भी जो इसको बताती है कि अभी तक इसमें 85% जो भी रिजर्व्स हैं वो अनटैप्ड। तो इसका मतलब कि यहाँ पे बहुत एक पोटेंशियल है एक एनर्जी सोर्स के लिए, बिकॉज आने वाले वक्त में एनर्जी बहुत कम होने वाली है और देशों को इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हाइफा में आज की डेट में 3 अमेरिकन फर्म्स काम कर रही हैं और ऑयल और ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स हैं, और इजराइल के साथ मिलके काम कर रही हैं। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में है वो, और बहुत मुनाफा उनको वहाँ से मिल रहा है। सेम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट ट्रंप गजा में लेके आना चाहता है, बिकॉज यहाँ पर भी बहुत पोटेंशियल है एक एनर्जी का, ऑयल और गैस का, और ये चीज़ें
लोगों को बताई नहीं जा रही है कि हाँ। जो एक्चुअली मकसद क्या है ट्रम्प का, या इजराइल का क्या मकसद है यहाँ पे। ये इसको जमीन का इतना ज्यादा ये मामला नहीं है। ये जो मामला है रिसोर्सेज का। अब आपने ट्रम्प को भी देखा, वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भी घुसना मांगता है। मिनरल्स हैं और रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, और एक अफवाह छोड़ दी गई है कि ऑयल भी है यहाँ पे। अभी देखो, इसको 75 साल से तो ऑयल इसको दिखाई नहीं दिया वहां पे, ऑल ऑफ अ सडन ऑयल कहां से आ गया पाकिस्तान में। तो ये सारी एक नैरेटिव बिल्डिंग है जो ट्रम्प की तरफ से पाकिस्तान में भी घुसने की, और यहां पर भी ट्रम्प यही कर रहा है। जो आपका जो अपनी पूरी अपनी स्ट्रेटेजाइज ट्रम्प अपना फायदा देख रहे हैं, स्ट्रेटेजी उसी के अकॉर्डिंग तैयार कर रहे हैं, लेकिन शायद ट्रम्प भी नहीं जानते कि बाकी देशों में जो अलग अलग चर्चाएं हैं वो तो हैं ही, लेकिन उनके कुछ फैसलों से, उनकी कुछ बातों से खुद अमेरिका के लोग इत्तेफाक नहीं रखते, और विरोध सबसे पहले वहीं से शुरू हो गया है। लेकिन फिलहाल जो गजा में स्थिति है वो वाकई फिक्रमंद कर देने वाली है, और दुनिया अब गजा की तरफ देख रही है और कह रही है कि किसी तरह कोई तो राहत यहाँ पर लेकर आए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, राजन कोचर सर, यूके देवनाथ सर, न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर